नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में जो डिफरेंट सर्जिकल टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं उसका डिटेल थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे कि आपको पहली बात सर्जिकल टेक्निक्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। क्या सर्जिकल टेक्निक आपके लिए उपयुक्त होती है उसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, तभी आप उसके बारे में सही निर्णय ले पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो बेसिक एसीएल की सर्जिकल टेक्निक्स होते हैं उनको थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली जो कॉमन टेक्निक होती है उसे हम लोग बोलते हैं एनाटॉमिकल सिंगल बंडल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये है, सिंगल बंडल मतलब जो आपका ग्राफ्ट लिया जाता है, मतलब आपके शरीर में से जो मांसपेशी निकाली जाती है जिससे कि एसीएल का लिगामेंट बनाया जाता है, जिसे ग्राफ्ट बोला जाता है, वो एक सिंगल बंडल मतलब एक मोटा लिगामेंट बना दिया जाता है और उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में, एनाटॉमिकल पोजीशन मतलब एनाटॉमिकल रिकंस्ट्रक्शन में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो आपका पुराना एसीएल था बिल्कुल उसको कॉपी करने का, मतलब जहां वो अटैच था बिल्कुल उसी जगह पे उसको अटैच करने का कोशिश किया जाए। दोस्तों, यदि मैं बात करूं कि करीब 10-12 साल पहले जो एसीएल रिकंस्ट्रक्शन का सर्जरी हम लोग करते थे, तो एक क्लॉक का एक आइडिया हम लोग रखते थे कि जनरली 1 o'clock या 11 o'clock पे जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का जांघ की जो हड्डी होती है, फीमोरल बोन होती है, उसमें जो टनल बनाना होता है, मतलब लिगामेंट को कहाँ पे फिक्स करना होता है, उसको एक क्लॉक के आधार पे हम लोग थोड़ा सा उसका असेसमेंट किया करते थे। धीरे धीरे एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की जो एनाटॉमी है उसके बारे में और ज़्यादा रिसर्चेज हुई, तो ये पता चला कि उसकी एग्जैक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। तो उसके कुछ मेजरमेंट के आधार पे एनाटॉमिकल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन का जो कंसेप्ट है वो इवॉल्व हुआ और मैक्सिमम लोग, अधिकतर लोग दुनिया में जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उसे बोला जाता है सिंगल बंडल एनाटॉमिकल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब मैंने आप लोगों को समझा दिया है क्या किया जाता है सर्जरी में। टेक्निक को हम बहुत बेसिक रूप में टच करेंगे क्योंकि मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि एसीएल का स्टेप बाय स्टेप किस तरह से उसका सर्जरी किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जो बेसिक स्टेप्स हैं उनको टच करेंगे। तो एनाटॉमिकल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं कि टीबिया मतलब जो पैर की हड्डी होती है उसमें एक टनल बनाया जाता है। सबसे पहले आपका ग्राफ्ट लिया जाता है, कॉमनेस्ट ग्राफ्ट हम लोग पहले बात कर चुके हैं। हैमस्ट्रिंग का ग्राफ्ट कॉमनली दुनिया में उपयोग किया जाता है। उस ग्राफ्ट को टेबल पे तैयार किया जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं। ग्राफ्ट तैयार होने के बाद हम लोगों को ये आइडिया हो जाता है कि ग्राफ्ट की मोटाई कितनी है, उसका डायमीटर क्या है, 8 मिलीमीटर, 8.5 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर, क्या उसका डायमीटर है। जब हम लोगों को ये पता चल गया तो एग्जैक्टली उसी डायमीटर का ये देखा जाता है कि टनल लिगामेंट से बहुत ज़्यादा वाइड नहीं हो, मतलब बिल्कुल उसमें टाइटली वो लिगामेंट पास होना चाहिए। तो एग्जैक्टली लगभग उसी साइज का टनल हम लोग पैर की हड्डी में बनाते हैं। पैर की हड्डी मतलब ये टीबिया और ये फीमर। तो इसमें जो एक यहाँ से ऐसा ड्रिल करके अंदर एक टनल बनाई जाएगी, आप वीडियो में देख सकते हैं। आर्थ्रोस्कोपिक पिक्चर है ये। आर्थ्रोस्कोपिक पिक्चर मतलब हम दूरबीन से ये सर्जरी करते हैं, दूरबीन के कंट्रोल में ये सर्जरी करते हैं। तो ये टनल लगभग उसी साइज का टनल यहाँ पे बना दिया जाता है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, उसी साइज का टनल हम लोग बनाते हैं फीमर में, मतलब जो जान की हड्डी होती है। लिमिटेड साइज और लिमिटेड लेंथ का वो टनल बनाया जाता है। उसके कुछ मेजरमेंट्स होते हैं, उसकी डिटेल में हम लोग अभी नहीं जाएंगे। तो आप देखते हैं कि टीबिया में और फीमर में टनल बना और इस तरीके से हम ग्राफ्ट को उसमें खींच के अपनी जगह पे फिक्स कर देते हैं। फिक्सेशन के लिए डिफरेंट इम्प्लांट्स होते हैं। इम्प्लांट के बारे में ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं और भी डिटेल्ड वीडियो उसके बारे में आ रहे हैं, तो आपको इम्प्लांट के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। तो अब तक हम लोगों ने ये समझा कि जो कॉमनेस्ट टेक्निक होती है वो होती है एनाटॉमिकल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन विद सिंगल बंडल। कैसे करते हैं, क्या बेसिक होते हैं, वो मैंने आपको अब तक वीडियो में समझाया। अब हम इस सर्जरी के रिफाइनमेंट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे अब तक हम लोगों ने ये समझा कि एक जो स्टैंडर्ड चीज़ होती है कि आपको एक सिंगल बंडल से
ACL का रिकंस्ट्रक्शन करना है, एक मोटा अपना ग्राफ्ट ले लिया, मतलब अच्छे साइज का ग्राफ्ट बना लिया, उसको जो ACL के आइडियल पोजीशन है वहाँ पे फिक्स करना होता है। अब उसमें धीरे धीरे थोड़े से रिफाइनमेंट आते हैं। दोस्तों क्या होता है कि विज्ञान के क्षेत्र में या ऐसा कोई भी साइंस जो कि इवॉल्व हो रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल, अब ये थोड़ा सा इस वीडियो के विषय से हटके है, आप लोग यदि वेदांत दर्शन के बारे में जानते होंगे, वेदांत मतलब जो वेदों का अंत होता है, तो उसके बारे में कुछ दर्शन एक भारतीय फिलोसफी में है, तो उस दर्शन में उसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया। मतलब वेदांत तो एक चीज़ है, पर जिसने उसे जैसा देखा, जैसा डिस्क्राइब किया, द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, दे आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट, सो विल नॉट गो इन डिटेल्स टू दैट बिकॉज वो हमारे इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। परंतु कहने का मतलब यह है कि जब हम लोगों ने एक बेसिक लाइन फिक्स कर लिया तो धीरे धीरे उसमें रिफाइनमेंट होते रहते हैं। अब पहला रिफाइनमेंट जो एनाटॉमिकल ACL रिकंस्ट्रक्शन के टेक्निक में हुआ वो हुआ रेमेनेंट प्रिजर्विंग। रेमेनेंट प्रिजर्विंग का मतलब ये होता है कि जो ACL का हिस्सा टूट गया है उसके अधिकतर हिस्से को, मतलब जो जहाँ पे पैर की हड्डी में जैसे यहाँ टनल पे उसका हिस्सा बचा है या जांग की हड्डी के अंदर उसका जो हिस्सा बचा हुआ है उसको अपनी जगह हम बचा के रखने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि उस बचे हुए हिस्से में कुछ जो नर्व की एंडिंग्स होती हैं, जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि जो नया लिगामेंट बनाया गया है उसको डेवलप करने में मदद करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए रेमेनेंट प्रिजर्विंग ACL का जो डेवलपमेंट हुआ। तो टेक्निक वही है जो हमने पहले बात किया एनाटॉमिकल रिकंस्ट्रक्शन की, परंतु उसमें परिवर्तन सिर्फ ये है कि रेमेनेंट को प्रिजर्व किया जाता है। रेमेनेंट मतलब वो जो लिगामेंट जहाँ जांग की हड्डी और पैर की हड्डी से जुड़ा हुआ था, खास तौर से उस हिस्से को प्रिजर्व किया जाता है, उसका कुछ एडवांटेज जो हमारा आउटकम है उसमें माना गया है। तो पहला रिफाइनमेंट रेमेनेंट प्रिजर्विंग। अब एक इसमें थोड़ा सा आप इसे रिफाइनमेंट मान सकते हैं या मॉडिफिकेशन मान सकते हैं, जिसे बोला जाता है ऑगमेंटेशन। क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे ACL के एनाटॉमी के बारे में और समझ बढ़ी तो ये पता चला कि ACL में ऐसे अलग अलग दिशा में कुछ फाइबर्स होते हैं। कुछ लोगों ने उसे बंडल भी कहा। दो बंडल होते हैं, इसका मतलब ये है कि ACL का जो लिगामेंट होता है उसके अंदर कुछ दो अलग अलग हिस्से होते हैं जो कि अलग तरीके से काम में लेते हैं। तो ऑगमेंटेशन का मतलब ये है कि आप सिर्फ उसी हिस्से के साथ में अपना ग्राफ्ट लगाते हैं जो कि लिगामेंट का हिस्सा टूटा हुआ होता है। जो हिस्सा आपको इंटैक्ट मिलता है, मतलब जो बंडल आपको इंटैक्ट मिलता है उसको आप छोड़ते हैं। अलग अलग जैसे पोस्टीरियर लेटरल लिगामेंट बंडल का आप रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, एंटीरियर मीडियल का कर सकते हैं। तो ये एक तीसरा रिफाइनमेंट है या आप इसे टेक्निक भी बोल सकते हैं, जिसे बोला जाता है सिंगल बंडल रिकंस्ट्रक्शन या ACL का ऑगमेंटेशन। तो अब तक हम लोगों ने बात किया एनाटॉमिकल सिंगल बंडल ACL रिकंस्ट्रक्शन, रेमेनेंट प्रिजर्विंग के बारे में और सिंगल बंडल ऑगमेंटेशन या सिंगल बंडल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। अब कुछ चीज़ें जो आपको और जाननी चाहिए कि ये तो हम लोगों ने बात की जो स्टैंडर्ड टेक्निक्स होती हैं, पर धीरे धीरे कुछ वेरिएशंस होते हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, कुछ इसके बारे में रिसर्च होती रहती है। तो USA में काफ़ी समय पहले डॉक्टर फ्रेडी एच फू, मेरा ट्रेनिंग भी USA में उनके साथ हुआ, तो वो इन्वेंटर थे एक डबल बंडल ACL रिकंस्ट्रक्शन नाम की टेक्निक के। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये उन्हीं का कंसेप्ट था कि जो दो बंडल होते हैं ACL में और दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, ये उनका कंसेप्ट था। तो उन्होंने कुछ एक गाइडलाइन बनाई कि ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों को दोनों बंडल, मतलब ग्राफ्ट लेके आप उसके दो ग्राफ्ट बनाएंगे, मतलब दो लिगामेंट बनाएंगे और उनको दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में फिक्स करेंगे। इसे बोला जाएगा डबल बंडल ACL रिकंस्ट्रक्शन। पर दोस्तों बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रहे कि जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था उन्होंने भी इसके बारे में कुछ बहुत ही स्पेसिफिक इंडिकेशन दिए थे कि उन्हीं केसेस के अंदर ये होना चाहिए। अब जब वो डबल बंडल ACL रिकंस्ट्रक्शन प्रचलन में आया, और वो समय है जबकि मैं अपना US में फेलोशिप भी करके आया था, तो कितने इंडियन पेशेंट आके मेरे को ये बोलने शुरू हो गए कि सर हमको तो वो वाला टेक्निक चाहिए, डबल बंडल ACL रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि कहीं से ना जाने कहाँ से वो ये ज्ञान लेके आते थे।
अब आप एक बेसिक चीज़ ध्यान रखिए कि आपकी हाइट के हिसाब से आपकी नॉच, मतलब जिस जगह पे वो लिगामेंट को लगाना है, आपके कितना ग्राफ्ट आएगा, आपका डिमांड क्या है, बहुत चीज़ों के आधार पर इसका निर्णय किया जाता है। अब कोई सामान्य फीमेल पेशेंट आए 5 फीट 2 इंचेस 3 इंचेस का हाइट लेके और मुझे ये बोले कि सर मुझे तो आपको डबल बंडल ही करना पड़ेगा, तो दोस्तों ये थोड़ा सा क्रिमिनल होता है। इसीलिए इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी यही है कि आप लोगों को उस टेक्निक के प्लस और माइनस दोनों चीज़ों के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि डबल बंडल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन, जो कि धीरे धीरे काफ़ी अब विलुप्त होता गया, अब आज की तारीख में बहुत ही रेयरली लोग उस टेक्निक को अडॉप्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक वो सस्टेन नहीं कर पाई, और जब वो सस्टेन कर रही थी, मतलब जब वो प्रचलन में थी, तब भी उसके जो इंडिकेशन थे वो बहुत ही लिमिटेड थे। इसके अलावा जो मॉडिफिकेशन होता है उसको बोला जाता है, एक जो थोड़े समय से वो भी प्रचलन में है, ऑल इनसाइड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों ऑल इनसाइड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में और सामान्य एनाटॉमिकल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। एनाटॉमी को ऑल इनसाइड टेक्निक में भी फॉलो किया जाता है। ऑल इनसाइड का मतलब यह है कि जो हम ड्रिल करके टनल बनाते हैं, जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा था, वो या तो आप बाहर से अंदर की तरफ बना सकते हैं या अंदर से ही शुरू करके बाहर की तरफ बना सकते हैं, और छोटा सा हड्डी का हिस्सा दोनों एंड्स पे छोड़ सकते हैं। फीमर की तरफ तो वैसे भी हड्डी का हिस्सा छोड़ा जाता है यदि आप किसी भी तरीके से वो सर्जरी को करते हैं। ये बात कर रहे हैं हम सिर्फ टीबिया या लेग बोन की। तो ऑल इनसाइड में क्या होता है कि आप ये जो टनल बनाना शुरू करते हैं वो जोड़ के अंदर से बनाना शुरू करते हैं और उसको बाहर की तरफ लेके जाते हैं। हड्डी का छोटा सा हिस्सा बाहर की तरफ छोड़ सकते हैं और ये लिगामेंट को आप अंदर की तरफ से ही खींच के नीचे की तरफ लाते हैं। इस टेक्निक को बोला जाता है ऑल इनसाइड। दोस्तों यदि आप लिटरेचर का बात करें तो फ्रैंकली सेइंग ऑल इनसाइड टेक्निक में और नॉर्मल कन्वेंशनल टेक्निक में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस किसी भी स्टडी में नहीं देखे गए हैं। कुछ लिमिटेड स्टडीज़ हैं जिन्होंने किसी एक टेक्निक को बेटर बताया है। बात यदि प्रैक्टिकली बात करें तो दोनों टेक्निक लगभग एक जैसी हैं। ऑल इनसाइड के अंदर थोड़ा सा एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि जो उसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि फ्लिप कटर और दूसरी चीज़ें होती हैं उनके चार्जेस थोड़े से बढ़ते हैं, बट दोनों ही टेक्निक में एसीएल को अपनी जगह पे, जो उसकी नॉर्मल जगह है, जो उसकी आइडियल पोजीशन है, उस पर फिक्स किया जाता है। एक और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आप मान सकते हैं जिसको कि लोग आजकल बड़े मिरेकल जैसे प्रचारित करते हैं, जो कि वास्तव में नहीं होना चाहिए। इस ऑल इनसाइड टेक्निक के साथ में या किसी भी टेक्निक के साथ में हम लोग एक टेप का उपयोग कर सकते हैं जिसे बोला जाता है फाइबर टेप या इंटरनल ब्रेस। दोस्तों ये टेप सिर्फ एक पॉलिएस्टर का टेप होता है जिसको कि हम ग्राफ्ट के साथ में लगा देते हैं, और कुछ एडवांटेज जो कि अज्यूम किए गए हैं क्योंकि इसका उपयोग बहुत लंबे समय से नहीं हो रहा, तो कोई बहुत लॉन्ग टर्म की स्टडीज़ उपलब्ध नहीं है, पर जितनी भी स्टडीज़ अवेलेबल हैं उन सब का ये कहना है कि फाइबर टेप का यूज़ करने से यदि री इंजरी होती है तो वो लिगामेंट को प्रोटेक्ट कर सकती है, परंतु फाइबर टेप को फिक्स करने के एक स्पेसिफिक तरीका होता है, अन्यथा इसके परिणाम कुछ उल्टे भी हो सकते हैं। तो फाइबर टेप को फिक्स करने से, साथ में लगाने से री इंजरी होती है तो ग्राफ्ट के साथ में एक तरह से वो टेप लगी है उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करेगी। ये ध्यान रखिए, मैं कोई XYZ या दुनिया की कोई भी ताकत लिगामेंट के हीलिंग पोटेंशियल को बहुत तेज नहीं कर सकती है। कितने पेशेंट आते हैं कि सर XYZ डॉक्टर साहब हैं, वो कहते हैं कि हम तो फाइबर टेप लगा के आपको 2 महीने में फैंटम बना देंगे और दारा सिंह बना देंगे और दौड़ा देंगे और पहाड़ पे चढ़ा देंगे। दोस्तों मैं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ इस बारे में क्योंकि ये टोटली अनसाइंटिफिक बात है। जो कंपनी फाइबर टेप बनाती है, फाइबर टेप जिसका ब्रांड नेम है, वो भी इस तरीके के गलत दावे नहीं करती है। तो आप लोगों को इसके बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। फाइबर टेप का यूज़ डेफिनेटली कुछ केसेस में इंडिकेटेड होता है, मैं भी कितने केसेस में उसका उपयोग करता हूँ, परंतु इन चीज़ों के बारे में फॉल्स क्लेम्स में हमको नहीं फंसना चाहिए। तो ACL की सर्जिकल टेक्निक्स में अब तक हम लोगों ने बात किया सिंगल बंडल एनाटॉमिकल ACL रिकंस्ट्रक्शन किस तरह से किया जाता है, फिर रेमेनेंट प्रिजर्विंग,
फिर सिंगल बंडल ऑगमेंटेशन या सिंगल बंडल रिकंस्ट्रक्शन एसीएल का, डबल बंडल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन का, ऑल इनसाइड विद इंटरनल ब्रेस और फाइबर टेप। थोड़ी सी और चीज़ों के बारे में भी हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। एक टर्म होती है एसीएल रिपेयर। तो दोस्तों अधिकतर केसेस में एसीएल का रिकंस्ट्रक्शन ही किया जाता है, क्योंकि लिगामेंट इलास्टिक है, खिंच के टूट गया तो आपको ग्राफ्ट लेके ही उसको सही करना पड़ेगा। बट कुछ केसेस में स्पेसिफिकली जबकि लिगामेंट अपनी जगह से उखड़ा है, ध्यान रहे सिर्फ लिगामेंट उखड़ा है। एक दूसरे वीडियो में हम लोगों ने बात किया था एसीएल बोनी एवल्जन के बारे में। हम लोग बोनी एवल्जन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि ये घुटने का जोड़ है, अब ये जो लिगामेंट है ये अपनी जांग की हड्डी में जहाँ पे ये अंदर जुड़ा है, ये वहाँ से सिर्फ उखड़ गया है, तो उस हिस्से को अपनी जगह लगा के हम रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर का जो टेक्निक होता है उसमें क्या किया जाता है कि इस टूटे हुए लिगामेंट, स्पेसिफिकली बोलें अपनी जगह से उखड़े हुए लिगामेंट के चारों तरफ कुछ फाइबर्स के लूप बनाए जाते हैं और इस लिगामेंट को अपनी आइडियल पोजीशन पे फिक्स कर दिया जाता है। ये टेक्निक होती है बहुत ही रेयर केसेस में। कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन होते हैं कि लिगामेंट वायबल है, लिगामेंट मिड सब्सटेंस मतलब बीच में से टूटा नहीं है, ऊपर की तरफ से हल्का सा उखड़ा हुआ है या उखड़ा हुआ है, तभी उसको रिपेयर किया जा सकता है। रिपेयर में क्या किया जाता है कि ऐसे वायर्स के लूप बनाए जाते हैं और कुछ एंकर की मदद से या दूसरी टेक्निक की मदद से उस टूटे हुए लिगामेंट मतलब उखड़े हुए लिगामेंट को अपनी आइडियल जगह पे फिक्स कर दिया जाता है। इस टेक्निक को बोला जाता है लिगामेंट रिपेयर। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है और रिपेयर क्या होता है। एक चीज जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मैं काफी समय से उसको फॉलो कर रहा हूँ, बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल यूएस में एक टेक्निक पे काफी समय से रिसर्च चल रही है। मैं करीब 7-8 साल से तो उस रिसर्च को फॉलो कर रहा हूँ। अब तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, बट आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट। डॉक्टर मार्था मोरे उसके पीछे हैं, BAER। सामान्य भाषा में बात करें तो जो आपका ACL का लिगामेंट टूटा है तो एक स्पेसिफिक किस्म का स्पंज घुटने के अंदर डाला जाएगा दूरबीन का टेक्निक से। उसमें कुछ स्टेम सेल डाल के जो टूटे हुए हिस्से को उससे अटैच कर दिया जाएगा। ये टेक्निक में ऐसा डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि जो आपका टूटा लिगामेंट है, चाहे वो मिड सब्सटेंस में से टूटा है या कहीं से भी टूटा है, उसी को दोबारा रिवाइव करके पहले जैसे बनाने का कोशिश किया जाए और ग्राफ्ट वगैरह के झंझट से मुक्ति मिल जाए। पर जैसा मैंने आपको बताया कि करीब आप ये मान लीजिए 7-8 ईयर्स के आसपास से तो इस बारे में मैं सुन रहा हूँ और अब तक कोई बहुत ज़्यादा डिसाइसिव डेवलपमेंट नहीं हो पाया, बट वी आर ईगरली वेटिंग फॉर एनी ऑफ सच टेक्निक। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को ये बताने का कोशिश किया कि ACL रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो कॉमनली यूज्ड टेक्निक हैं वो क्या होती हैं। दूसरा, मैंने आप लोगों को ये कम्युनिकेट करने का कोशिश किया कि किसी भी टेक्निक के बारे में अपने गूगल ज्ञान से इतना ज़्यादा सम्मोहित आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आप लोगों को उसके प्लस माइनस पता होने चाहिए और अपने डॉक्टर से उस बारे में आपको डिस्कशन करना चाहिए। तीसरी बात, ये जो भ्रामक दावे होते हैं कि 2 महीने में ऐसा और 3 महीने में ऐसा, हमेशा उसकी साइंटिफिक जांच पड़ताल आपको करनी चाहिए। दोस्तों आज की तारीख में विज्ञान कहीं पे छुपा हुआ नहीं है, नॉलेज कहीं पे छुपा हुआ नहीं है। तो आपको हमेशा पूरी बात पता होनी चाहिए, फिर आप अपने इलाज में आगे बढ़ते हैं तो आपको सक्सेस मिलने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को ये बेसिक जानकारी मिलने में मदद रही होगी। फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या जो हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन है 9587077444 पे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को देखने का पुनः धन्यवाद।